हेलो क्लास, मेरा नाम है विद्या चौहान और आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ गुप्त काल के अन्य शासकों को। इससे पहले हम लोगों ने 6 शासकों को पढ़ चुके हैं जी, जो हैं श्रीगुप्त, घटोत्कच, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, प्रथम चंद्रगुप्त, द्वितीय समुद्रगुप्त, रामगुप्त। आज पढ़ेंगे कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त और विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। उनको ट्रिक के माध्यम से पढ़े थे और ट्रिक था अमर काला धन घटे बेशक बार बार छापा मारो। आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। आपको 9 विद्वान थे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आसानी से याद हो जाएंगे। तो आज देखते हैं गुप्त काल का लास्ट वीडियो। सबसे पहले है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य या फिर गोविंदगुप्त। ये है इनकी उपाधि। कुमारगुप्त की उपाधि है महेंद्रादित्य। इनका शासन काल रहा 415 से 454 ईस्वी। ये है संस्थापक नालंदा विश्वविद्यालय के। ये संस्थापक हैं नालंदा विश्वविद्यालय के। इन्होंने मयूर शैली के सिक्के चलाए जो थे चांदी व रजत के। इन्होंने मयूर शैली के सिक्के चलाए जो थे चांदी या फिर रजत। महाराष्ट्र के सतारा से इस शैली के अत्यधिक चांदी के सिक्के मिले हैं। महाराष्ट्र के सतारा से। इनकी उपाधि है महेंद्रादित्य। इनके राज्यपाल थे बंधु वर्मा, जिन्होंने पश्चिमी मालवा में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसकी जानकारी मिलती है मंदसौर अभिलेख से। और मंदसौर अभिलेख के रचनाकार हैं वत्सभट्टी। सूर्य मंदिर का निर्माण करवाते हैं। इनके राज्यपाल थे बंधु वर्मा द्वारा पश्चिमी मालवा में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जिसकी जानकारी मिलती है मंदसौर अभिलेख से। और रचनाकार हैं वत्सभट्टी। एक बार फिर से देख लेते हैं कुमारगुप्त को ताकि याद ही हो जाए। कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य या फिर गोविंदगुप्त। शासनकाल 415 से 454 ईस्वी। संस्थापक हैं ये नालंदा विश्वविद्यालय के। इनके सिक्के हैं मयूर शैली के सिक्के जो हैं चांदी या रजत के। स्थान महाराष्ट्र के सतारा से अधिक मात्रा में मयूर शैली के चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इनके राज्यपाल है बंधु वर्मा और इन्होंने पश्चिमी मालवा में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाए हैं, जिसकी जानकारी मिलती है मंदसौर अभिलेख से। और मंदसौर अभिलेख के रचनाकार हैं वत्सभट्टी। अब देखते हैं स्कंदगुप्त। इनका शासनकाल है 455 से 467। इन्होंने पराजित किया हुड़ों को पराजित करते हैं। इसका उल्लेख मिलता है भीतरगांव अभिलेख से। अब देखते हैं इन्होंने पुनरुद्धार करवाया गिरनार पर्वत का सुदर्शन झील का इन्होंने पुनरुद्धार करवाया है। और इस झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। इनके सेनापति हैं पर्णदत्त। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया व झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया है इनके सेनापति। और सेनापति थे पर्णदत्त। इन्होंने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। इनकी उपाधि है स्कंदगुप्त की शुक्रादित्य। और कुमारगुप्त की उपाधि है महेंद्रादित्य। स्कंदगुप्त के शासनकाल में संयुगन
संयुगन चीनी यात्री आए थे भारत। इनके चांदी के सिक्के पर नंदी का चित्र अंकित है, नंदी का चित्र। अब देखते हैं भानुगुप्त। भानुगुप्त इन्होंने एरण अभिलेख खुदवाया। सर्वप्रथम इनके शासनकाल में सती होने का उल्लेख मिलता है 510 ईस्वी में। और लास्ट शासक हैं गुप्त काल के विष्णुगुप्त। इनके बारे में कुछ पढ़ने लायक है नहीं, ये है अंतिम शासक। बस इतना याद रखना है, गुप्त काल के अंतिम शासक हैं विष्णुगुप्त। अब देखते हैं हुणों को। हुणों का आक्रमण होता है गुप्त काल में। गुप्त काल में हुणों का आक्रमण होता है। प्रथम शासक थे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के शासनकाल में हुणों ने सर्वप्रथम आक्रमण किया था, जबकि हुणों को पराजित किए थे स्कंदगुप्त। इनके शासनकाल में सबसे पहले आक्रमण हुआ था, पर पराजित किए थे स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त हुणों में प्रसिद्ध शासक थे मिहिर और तोरमान। और प्रथम हुण शासक हैं तिगिन। प्रसिद्ध हुण शासक हैं तोरमान और मिहिरकुल, जबकि प्रथम हुण शासक हैं तिगिन। शतक का अंत कर देते हैं। अंत की जानकारी मिलती है मंदसौर अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख से हुणों के अंत की जानकारी मिलती है। एक बार फिर से देख लेते हैं स्कंदगुप्त को। स्कंदगुप्त शासनकाल है 455 से 467। पराजित करते हैं ये हुणों को। इनका स्रोत अर्थात इनका उल्लेख है भीतरी गांव अभिलेख से। इन्होंने पुनरुद्धार करवाया गिरनार पर्वत के सुदर्शन झील का, और इस झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया इनके सेनापति पर्णदत्त द्वारा। इनके सेनापति थे पर्णदत्त, और इन्होंने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। इनकी उपाधि है शुक्रादित्य, स से स्कंदगुप्त और स से शुक्रादित्य, ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद है चीनी यात्री। इनके शासनकाल में चीनी यात्री संयुगन आए थे। इन्होंने चांदी के सिक्के चढ़ाए जिसमें नंदी का चित्र अंकित है। भानुगुप्त एरण अभिलेख खुदवाया इन्होंने। सर्वप्रथम सती होने की जानकारी मिलती है इनके काल में। और गुप्त काल के अंतिम शासक हैं विष्णुगुप्त। अब देखते हैं हुणों के बारे में। आक्रमण हुआ था गुप्त काल में। प्रथम शासक है कुमारगुप्त, जबकि पराजित किए थे स्कंदगुप्त। हुणों के प्रसिद्ध शासक है तोरमान और मिहिरकुल, पर प्रथम शासक है हुणों के प्रथम शासक हैं तिगिन। अब देखते हैं आगे इन्होंने कौन से सिक्के चलाए थे इनके काल में कवियों को। अब देखते हैं गुप्त काल में प्रशासन। गुप्त काल में प्रशासन थी राजतंत्रात्मक व वंशानुगत। वंशानुगत अर्थात राजा का पुत्र ही अगला राजा बनेगा। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का ह्रास हुआ है गुप्त काल में। अब देखते हैं राजस्व व्यवस्था का। राजस्व व्यवस्था आय का स्रोत था खेती व जमीन से। यहाँ 1/4 से 1/6 तक कर लिया जाता था गुप्त काल में। भोग के रूप में राजा को फल फूल दे सकते थे। हिरण्य कर अर्थात नगदी वसूलने वाला कर। नगदी वसूलने वाला कर। प्रणयन कर होता है। प्रणय कर होता है स्वैच्छिक कर। प्रणय कर अर्थात स्वैच्छिक कर, अपनी इच्छा से राजा को दे सकते हैं। ऊपरी कर होता है राजा के जमीन पर काम करने वालों से वसूले जाने वाला कर को कहते हैं ऊपरी कर। राजा के जमीन पर काम करने वाले
लोगों से लिए जाने वाले कर को ऊपरी कर कहा जाता है। गुप्त काल में भूमि को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है क्षेत्र, दूसरा है वास्तु, तीसरा है चारागाह, चौथा है खिल और पांचवा है अपरहर। सबसे पहला है क्षेत्र। कृषि करने योग्य जगह को कहते हैं क्षेत्र। वास्तु अर्थात निवास करने वाला क्षेत्र। उसके बाद है चारागाह, ये तो नाम से ही पता चल जा रहा है। चारागाह अर्थात जहां पशुएं चरते हैं, चारागाह। उसके बाद है खिल, खिल अर्थात बंजर जमीन, खिल अर्थात बंजर जमीन। उसके बाद है अपरहर, मतलब वन्य क्षेत्र वाला, वन्य क्षेत्र। भूमि को गुप्त काल में 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है क्षेत्र, जहां पर कृषि किया जाता था, उसे कहते थे क्षेत्र। वास्तु अर्थात जहां लोग निवास करते थे, उसे वास्तु भूमि कहते थे। उसके बाद है तीसरा चारागाह, जहां पशुएं चरती थी। और चौथा है खिल अर्थात बंजर भूमि। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, खिल भूमि किसे कहते हैं, तो बंजर भूमि को ही खिल भूमि कहा गया है गुप्त काल में। अपरहर अर्थात वन्य क्षेत्र वाला स्थान। अब देखते हैं सैन्य व्यवस्था। गुप्त काल में सैन्य व्यवस्था, यहाँ गज सेना देखी गई है, गज, अश्व व पद सैनिक देखे गए हैं, पर जल सेना का जिक्र नहीं मिलता है, अर्थात जल सेना यहाँ नहीं थी गुप्त काल में। जल सेना का उल्लेख गुप्त काल में नहीं मिलता है। और यहाँ वेतन के बदले ग्राम अनुदान में दे दी जाती थी। वेतन नहीं दिया जाता था, क्षेत्र या ग्राम अनुदान में दे दिया जाता था। अब ब्राह्मणों को दिया जाने वाला ग्राम या गांव को कहते थे अग्रहर। अग्रहर, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ब्राह्मणों को दान में दिया गया क्षेत्र या गांव को कहा गया है अग्रहर। यह व्यवस्था ग्राम में अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी सातवाहनों ने, लेकिन सबसे सर्वाधिक गांव अनुदान में दिए थे गुप्त काल के शासक। सर्वाधिक ग्राम अनुदान में देने वाले शासक हैं गुप्त काल के शासक, जबकि इसको प्रारंभ किए थे सातवाहन वंश ने। सातवाहन वंश प्रारंभ किए थे सातवाहन वंश के शासकों ने, लेकिन सर्वाधिक ग्राम अनुदान में दिए थे गुप्त काल के शासकों ने। मुद्रा व्यवस्था थी, यहाँ स्वर्ण, चांदी व तांबे के सिक्के चलाए गए। वह जो आम जनता थी उनके द्वारा कौड़ियों के सिक्के भी चलाए गए थे। स्वर्ण, चांदी, किसी किसी शासकों द्वारा तांबे का सिक्का भी व कौड़ियों का सिक्का भी देखा गया है। यहाँ स्वर्ण के सिक्के को दिनार कहा जाता है, स्वर्ण के सिक्के को दिनार कहा जाता है, जबकि चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। स्वर्ण के सिक्के को दिनार कहा गया है और चांदी के सिक्के को रूपक। अब देखते हैं समाज, गुप्तकालीन समाज कैसा था। तो यहाँ वर्ण व्यवस्था में भेदभाव देखा गया है, भेदभाव देखा गया है, अर्थात ऊंच नीच का विचार था, अस्पृश्यता का विचार था। चंडालों की स्थिति दयनीय थी। चंडाल अर्थात जो शवों को जलाते थे, ये रहते थे गंगा घाटी के किनारे रहते थे। जब ये चलते थे या ग्राम में प्रवेश करते थे तो विशेष धातु द्वारा शोर करते थे।
इन्हें कोई देखना भी पसंद नहीं करता था, इसीलिए वे स्वयं करते थे, फिर गांव में प्रवेश करते थे चंडाल। गंगा घाटी के किनारे निवास करते थे चंडाल। गुप्त काल में एक और जाति का जिक्र मिला है, वो है कायस्थ जाति। सर्वप्रथम कायस्थ जाति का जिक्र मिला है गुप्त काल में। शूद्रों की स्थिति में सुधार आई है। इन्हें महाभारत पुराण पढ़ने का स्थान दिया जाता है शूद्रों को, तो इनकी स्थिति में सुधार आई है। चंडालों की स्थिति दयनीय हो गई थी इस काल में। उसके बाद देखते हैं स्त्रियों की स्थिति। इन्हें साहित्य व कला क्षेत्र में महत्व दिया गया है। इन्हीं के ऊपर अभिज्ञान शकुंतलम जैसी रचनाएं की गई है गुप्त काल में। और अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार हैं कालिदास जी। यहाँ सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह को भी देखने को मिला है। बाल विवाह, बहु विवाह, पुरुषों द्वारा बहु विवाह का भी प्रचलन था गुप्त काल में। और जिनके पति मर जाते थे उनकी संपत्ति पर उनकी पत्नियों का ही अधिकार होता था। और जो स्त्री पुनर्विवाह करती थी उन्हें कहते थे पुनर्मु। जो स्त्रियां पुनर्विवाह करती थी उन्हें कहते थे पुनर्मु। अब देखते हैं धार्मिक स्थिति। गुप्त काल के शासक वैष्णव धर्म को मानते थे। शैव धर्म का संरक्षण किए थे। सूर्य देवता को मानते थे, बौद्ध धर्म को। यहाँ शिव के अर्धनारीश्वर का प्रमाण मिलता है गुप्त काल में। कुमार गुप्त के राज्यपाल बंधु वर्मा द्वारा पश्चिमी मालवा में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाए थे। शैव धर्म स्कंद गुप्त के सिक्के, चांदी के सिक्के में नंदी का चित्र देखा गया है। शिव के अर्धनारीश्वर रूप का प्रमाण मिलता है यहीं से। बौद्ध धर्म अर्थात बौद्ध मंदिर का निर्माण भी हुआ है नालंदा में। बौद्ध मंदिर का निर्माण नालंदा में। अब देखते हैं मंदिर को। यहाँ के दशावतार मंदिर है, देवरानी जेठानी का मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, भीतरगांव मंदिर, यही से ही कहते हैं लक्ष्मण मंदिर। एक लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर में, और ये है भीतरगांव मंदिर या फिर लक्ष्मण मंदिर, ये है यूपी में। देवरानी जेठानी मंदिर है छत्तीसगढ़। ये लक्ष्मण मंदिर और देवरानी जेठानी दोनों मंदिर हैं छत्तीसगढ़ में। देवरानी जेठानी मंदिर है तालागांव में, छत्तीसगढ़ के तालागांव में, और लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर, छत्तीसगढ़ के सिरपुर में। जबकि भीतरगांव और या फिर इसे ही कहते हैं लक्ष्मण मंदिर, एक लक्ष्मण मंदिर है उत्तर प्रदेश में, और दशावतार मंदिर है देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में। गुप्तकालीन मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण है दशावतार मंदिर। यहीं पर पहले शिखर का प्रयोग किया गया है। मंदिर के ऊपर बनाए जाने वाले शिखर का प्रयोग दशावतार मंदिर में सबसे पहले प्रयोग किया गया है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि याद हो जाए। तो सबसे पहले देते हैं प्रशासन राजतंत्रात्मक थी, वंशानुगत थी। गणतंत्रात्मक का ह्रास हुआ, अर्थात गणतंत्रात्मक नहीं था। प्रशासन था राजतंत्रात्मक व वंशानुगत। राजस्व व्यवस्था, आय का सबसे बड़ा स्रोत था खेती व जमीन। 1/4 से
क्षय तक कर लिया जाता था। राजा को भोग के रूप में फल फूल दे सकते थे, हिरण्य कर, नकदी वसूलने वाला कर, उसके बाद है प्रणय कर, स्वैच्छिक कर, ऊपरी कर। राजा के जमीन पर काम करने वाले लोगों से लिया जाता था ऊपरी कर। भूमि, गुप्त काल की भूमि को 5 भागों में बांटा गया है। क्षेत्र, वास्तु, चारागाह और खील और अपृहत। क्षेत्र जहाँ कृषि की जाती है, वास्तु अर्थात जहाँ निवास किया जाता था, चारागाह पशु चरने वाला क्षेत्र, खील अर्थात बंजर जमीन, ये इंपॉर्टेंट है, खील बंजर जमीन, अपृहत वन क्षेत्र। उसके बाद देते हैं सेना, यहाँ गज, अश्व, पद सैनिक देखे गए हैं। जल सेना का यहाँ प्रमाण नहीं मिलता है। वेतन, वेतन के बदले इन्हें ग्राम अनुदान में दे दी जाती थी और ब्राह्मणों को ग्राम अनुदान में देने जो दिया जाता था उसे कहते हैं अग्रहर। उसके बाद देते हैं मुद्रा व्यवस्था, यहाँ स्वर्ण, चांदी, तांबे और कौड़ियों के सिक्के चलाए गए। स्वर्ण को कहा जाता है दिनार और चांदी को कहा जाता है रूपक। समाज थी, गुप्तकालीन समाज थी, उच्च नीच का सिद्धांत है। यहाँ अस्पृश्यता का विचार देखने को मिला है। चंडालों की स्थिति दयनीय हो गई थी। ये गंगा नदी घाटी के किनारे रहते थे। जब भी ग्राम में प्रवेश करते थे विशेष धातु के द्वारा शोर करते थे। यहाँ एक नई जाति, कायस्थ जाति की जानकारी मिलती है। यहाँ शूद्रों की स्थिति में सुधार देखने को मिला है। अब देखते हैं स्त्रियों की स्थिति। इन्हें कला साहित्य में स्थान दिया गया है, महत्व दिया गया है। इन्हीं पर अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी रचनाएं हुई हैं। यहाँ बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा देखने को मिला है। और जो स्त्रियां पुनर्विवाह करती हैं उन्हें कहते हैं पुनर्मु। अब देखते हैं धार्मिक स्थिति। यहाँ वैष्णव धर्म, शैव धर्म, सूर्य देवता, बौद्ध धर्म का प्रमाण मिला है। उसके बाद देखते हैं मंदिर। मंदिर में है दशावतार, देवरानी जेठानी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और भीतरगांव मंदिर, या इसे कहते हैं लक्ष्मण मंदिर। इसके अलावा और भी मंदिर हैं। अब देखते हैं साहित्य, इनकी रचनाएं को और प्रमुख चिकित्सक को। तो सबसे पहले देखते हैं साहित्य। इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। वह संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। इन्हें भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। वह सांस्कृतिक इतिहास का भी स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ साहित्य के साथ साथ विज्ञान कला का भी विकास हुआ, इसीलिए यहाँ इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को वह संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को अब देखते हैं गुप्त काल के श्रेष्ठ कवियों को। गुप्त काल को श्रेष्ठ कवियों का काल भी कहा जाता है। श्रेष्ठ कवियों का काल। सबसे पहले कवि देखते हैं कालिदास। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। इनकी रचनाएं हैं कुमार संभवन, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम और ये है मालविका अग्निमित्रम। रचनाएं में महाकाव्य है कुमार संभवम और रघुवंशम। उसके बाद खंड काव्य है मेघदूतम और ऋतु संहार। तीसरा है नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम। मालव देश की राजकुमारी मालविका और अग्निमित्र अर्थात पुष्यमित्र
शुंग के पुत्र अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग पर आधारित बुक है मालविका अग्निमित्रम और राइटर हैं कालिदास। अब देखते हैं शूद्रक, इनकी रचना है मृच्छकटिकम। तीसरा है विशाखदत्त। इनकी रचनाओं से क्वेश्चन आता ही आता है, कौन सी रचना किसकी है। जैसे बुक का नाम दे दिया रहेगा, रचना को दे दिया रहेगा, इसके रचनाकार पूछ देगा, या फिर रचनाकार दे दिए रहेंगे और इसकी रचना कौन सी है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। विशाखदत्त, इनकी रचना है देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। उसके बाद भभूति मालती माधव, इनकी रचना है मालती माधव। महर्षि पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। गुप्त काल को श्रेष्ठ कवियों का काल कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुख्य कवि में कालिदास जी को देखें, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनका महाकाव्य है कुमार संभव रघुवंशम खंडकाव्य। यह भी पूछा जाता है कौन सा महाकाव्य है, कौन सा खंडकाव्य है और कौन सा नाटक है। खंडकाव्य मेघदूतम ऋतुसंहार, नाटक अभिज्ञान शकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम। शूद्रक मृच्छकटिकम, विशाखदत्त देवी चंद्रगुप्तम और दूसरा है मुद्रा राक्षस। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भभूति, इनकी रचना है मालती माधव। भभूति मालती माधव। महर्षि पाणिनि अष्टाध्याय। अब प्रमुख चिकित्सक थे सबसे पहले धन्वंतरी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले नवरत्न में से एक रत्न है धन्वंतरी। उसके बाद है सुश्रुत। गुप्त काल में प्रमुख चिकित्सक थे धन्वंतरी, सुश्रुत और वाग्भट। ये है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक रत्न है धन्वंतरी। इनका क्षेत्र था चिकित्सा का क्षेत्र। हमने सारे नवरत्न के क्षेत्र को भी एक चार्ट के माध्यम से पढ़ा है। आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। धन्वंतरी नवरत्न थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले नवरत्नों में से एक रत्न है धन्वंतरी। प्रमुख चिकित्सक धन्वंतरी, सुश्रुत और वाग्भट। यहाँ पुराणों का अंतिम रूप से वह रामायण महाभारत का संकलन हुआ है गुप्त काल में। गुप्त काल में पुराणों का अंतिम रूप से रामायण व महाभारत का संकलन हुआ है। यहाँ की सारी मंदिरों में ईंटों व नागर शैली का प्रयोग हुआ है। ईंटों प्लस नागर शैली का प्रयोग हुआ है सभी मंदिरों में। इन्हें श्रेष्ठ कवियों का काल भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ की सभी मंदिरों पर ईंटों व नागर शैली का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा गुप्त काल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।